अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड। तो मोड हमारे पास क्या है, ये एक वर्ड है जो एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब क्या था, फैशन। अब फैशन के लिहाज से अब अगर इसे देखना चाहते तो इस लिहाज से देखें कि अगर आपके पास एक शॉप है, गारमेंट्स की आपकी शॉप है, तो अगर कोई फैशन चल रहा है तो देखें हर बंदा बार बार आकर एक ही चीज़ खरीदेगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो डाटा सेट के अंदर जो हमारे पास मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू आती है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा दफ़ा जो बार बार आ रही है, वो वाली वैल्यू हमारे पास क्या है जो ज़्यादा दफ़ा सबसे ज़्यादा दफ़ा आती है, तो वो वैल्यू हमारे पास क्या होती है, मोड होता है। अब इसे मैं डेफिनेशन के लिहाज से पढ़ता हूँ। वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ सेट ऑफ डाटा, दैट इज इट इंडिकेट्स द मोस्ट कॉमन रिजल्ट। अब देखें हमारे पास क्या मोस्ट कॉमन रिजल्ट जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिख दी है, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास मैं किसी ब्रिज के ऊपर खड़ा हो गया हूँ, ठीक है, वो लाहौर में है, कहीं पर भी आप लगा लें, तो मैंने 10 मिनट्स का एक इंटरवल लिया है, ठीक है, तो उसमें मैंने देखा कि उसमें से 25 कार्स गुजर रही हैं उस ब्रिज में से। तो अब देखें कि फिर मैंने एक 10 मिनट के लिए तो मैंने देखा 15 कार गुजर रही हैं, ऐसे ही मैंने 10 इंटरवल ले लिए हैं। तो अब मैंने इस डाटे का मोड निकालना है। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ज़्यादा दफ़ा इसमें कौन सी वैल्यू आई है, देखें तो 22 2 टाइम्स आया, तो मैं इसका कहूँगा कि इसका मोड क्या है, 22। मोड इसका 22 मैंने लिख दिया। तो अब देखें मोड ये नहीं लिखना कि मोड 2 टाइम्स आया तो इसका मोड 2 है, मोड 2 नहीं है। जो वैल्यू हमारे पास 2 दफ़ा आई है वो वैल्यू अपने लिखनी है। तो इट इंडिकेट्स द मोस्ट कॉमन रिजल्ट। तो मोस्ट कॉमन रिजल्ट कौन सा, ये वाला है। अब देखें अ सेट ऑफ डाटा मे हैव मोर देन वन मोड और नो मोड एट ऑल। अब ये उसने कह दिया कि एक डाटा सेट ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर क्या हो कि मोर देन वन मोड हो या कोई मोड हो ही ना। ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए मोर देन वन मोड, अगर मैं यहीं पर एक और इंटरवल लूँ और उसकी वैल्यू आ जाए 30, तो देखें यहाँ पर इस वक्त दो वैल्यूज़ हो गई हैं, दो वैल्यूज़ हो गई हैं जो दो दो दफ़ा आई हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मोड 20 भी है और 30 भी है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 20 भी निकाल दूँ और 30 भी निकाल दूँ तो क्या रह गया। तो अब देखें जब नो मोड एट ऑल कब होगा, व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन अकर्स द सेम नंबर ऑफ टाइम। अब देखें हर ऑब्जर्वेशन एक सेम नंबर ऑफ टाइम ही अकर कर रही है, 25 15 या एवरी सिंगल, ये यानी कि हर एक एक दफ़ा ही आई है। या अगर मैं ऐसे कह दूँ ना कि हर वैल्यू ही 2 दफ़ा आई है, हर वैल्यू ही 2 दफ़ा आई है, यानी कि अगर 25 होती तो नीचे भी अगर मैं 25 चले मैं कह देता हूँ कि ये भी ऐसे मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है नीचे भी सार इसके ही। तो हर वैल्यू दो दो दफ़ा आई है, लेकिन ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो 3 दफ़ा आई है, यानी कि बढ़ के आई है बाकी वैल्यू से ज़्यादा आई है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका मोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अगर हर वैल्यू बराबर का मतलब ये है। अब देखें आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो हम अब इसे करते हैं फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, और फिर उसके बाद हम करेंगे इसे डिस्क्रीट अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और फिर हम करेंगे ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो मैं अब तीनों का डाटा लिख के आपके सामने रखता हूँ। जी, तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ। हर बंदे के माइंड में यही होगा कि देखें जैसे हम अर्थमेटिक मीन यूज़ करते हैं तो हम एक क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जिसके हम ढूंढ सकते हैं ना, मेजर कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही मीडियन जो होता है वो भी मीडियन, आप याद रखें कि मीडियन भी दोनों के लिए यूज़ होता है, फॉर ग्रुप डाटा, फॉर कैटेगोरिकल डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों के लिए यूज़ होता है। और मोड भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों के लिए यूज़ होता है। अब आप कहेंगे दोनों के लिए कैसे यूज़ होता है, तो ये जो दो होती है ना हमारे पास, फॉर अन ग्रुप डाटा और उसके बाद में फॉर अन ग्रुप और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम मोड निकाल सकते हैं फॉर क्वालिटेटिव डाटा। और अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्लासेस, अब इन दोनों में पहले डिफरेंस देख लें। इसमें जो हमारी क्लासेस होती है ना, अगर मैं इसे बताऊं तो ये ऐसे एक सिंगल ऑब्जर्वेशन के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, लेकिन इसमें जो हमारी क्लासेस होती हैं, ठीक है, वो एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर होती हैं, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है बस। तो अब जब ये रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं तो हमने क्लास बाउंड्रीज लेनी है। जब हमारा फार्मूला होगा तो देखिए क्लास बाउंड्रीज वगैरह हम किस में निकालते हैं, अगर हमारे पास एक क्वांटिटेटिव डाटा पड़ा हो, क्वालिटेटिव ना हो।
तो यानी कि यहाँ पर जब हम ग्रुप डाटा के लिए निकालेंगे तो एक क्वांटिटेटिव डाटा के लिए निकाल रहे हैं, अगर आपको इस बात की समझ आ गई है तो। अब देखें फॉर अनग्रुप डाटा, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिखी तो मैं कह दूँ कि अगर मैंने मोड फाइंड करना है एक डाटा का, ऐसा डाटा कि अगर पुलिस मैन है जो एक क्रॉस फायरिंग के अंदर मारे गए हैं, मैंने हर मंथ के लिहाज से डाटा ले लिया, तो मैंने उसकी एवरेज यानी कि एक मंथ में मैंने देखा है, तो ये साल के लिहाज से देख लें कि पहले साल में जी 5 लोग मर गए हैं पुलिस वाले, क्रॉस फायरिंग यानी कि उनके मुजरिम के और इनके दरमियान जो हुई है, ठीक है। तो जो पुलिस वाले मारे गए हैं एक साल में इतने हैं, फिर अगले साल में इतने हैं। अब मैं ये डाटा लिख दिया, अब देखें ज़रा। अब अगर इसका मैंने मोड फाइंड करना हो तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मैंने, अच्छा सबसे पहली चीज़ ये देखें क्या मोड के अंदर आपको डाटा को अरेंज करने की ज़रूरत होती है। जैसे आप देखें आपने मीडियन निकाला था तो आप डाटा को पहले अरेंज कर देते ना, सेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लेते थे, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पर आपको ज़रूरत उसकी नहीं होती। जी, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे असेंडिंग और डिसेंडिंग की, तो देखें असेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पर लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम वैसे ही इसे अपनी आसानी के लिए कोई लिखना चाहता है, अगर कोई ऐसे ऐसे लिख ले तो वो गलत नहीं है, वो अपनी आसानी के लिए लिख सकता है। लेकिन आप लिखे बगैर भी इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, 4, इसका मोड ये है। और अब अगर ऐसे मेरे पास होता डाटा, ये हमने कर लिया फॉरेन ग्रुप डाटा के लिए। अब अगर मेरे पास डाटा होता कुछ इस लिहाज से मैं लिखता हूँ, अब ये मेरे पास एक फॉर अनग्रुप और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पड़ी हुई है। तो जब यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास क्या है, एक यानी कि मैंने ग्रुप डाटा की शक्ल देने की कोशिश की है। इसमें यही होता है कि अगर हमारे पास डाटा ज़्यादा बड़ा हो तो हम उसे एक ग्रुप डाटा की शक्ल दे देते हैं, लेकिन जो हमारी क्लासेस होती हैं वो एक सिंगल वैल्यू के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती हैं। अब डाटा यहाँ पर ज़्यादा था तो उसने ये लिख दिया कि 0 कितनी दफ़ा आया, 1 कितनी दफ़ा आया, 2 कितनी दफ़ा आया, ऐसे है। अगर इस किस्म का अगर आपके पास अनग्रुप और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पर मोड निकाला तो हमने क्या देखना है कि कौन सी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी दफ़ा आई हैं। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमें क्या बता रही है कि ये यानी कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा आई है, यही बताती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा दफ़ा क्या आया, हमारे पास 10 आया है, तो 10 के सामने जो वैल्यू हमारी पड़ी हुई है वो हमारी क्या होगी, हमारा इस डाटे का मोड होगा। वो हम करेंगे फॉर ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा के लिए ऐसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, तो मैंने कहा आपको वैसे क्या बताना है, आपको एग्जांपल के ज़रिए ही बता दें। अब देखें अगर हम जब डाटा को कंडेंसेशन ऑफ डाटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम उसे एक ढाल लेते हैं, शक्ल दे देते हैं, तो हमारे पास क्या होती है फिर उसमें। अब देखें अब इस सूरत में हमारे पास मोड कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा ये पता करने के लिए, जैसे होता है ना कि देखते साथ डाटा को पता चल जाए, तो उस क्लास में हमारा मोड एग्जिस्ट कर रहा होगा विच कैरीज द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। अब देखें यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी क्लास कैरी कर रही है, ये वाली, ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है और ये वाली क्लास उसे कैरी कर रही है। तो मुझे यहाँ पर ये पता चल गया कि मेरी इस क्लास के अंदर मोड होगा, तो ये जो मेरे पास क्लास है ये इसे मैं क्या कहूँगा, मेरी मोड क्लास है ये, कि इसके अंदर मेरा मोड एग्जिस्ट करेगा। अब देखें अब हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है एल प्लस एफ एम माइनस। अब देखें मैंने ये प्लस और उसके बाद ये सेपरेट है, ठीक है, ये चीज़ सेपरेटली है, फिर मल्टीप्लाई एच ये भी सेपरेट है। अब ये एच है थोड़ा सा एन की तरह लिखा गया है, तो देखें यहाँ पर मुझे एफ एम एल एफ वन एफ टू ओ एच 5 वैल्यू यहाँ पर चाहिए। तो ये 5 वैल्यू कौन सी हैं, ऊपर वाला मैं रेज कर देता हूँ और यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ कि अब देखें अब मुझे जब एल की वैल्यू चाहिए तो जो मेरे पास जो मेरी मोड क्लास है उसकी जो लोअर वैल्यू है ना, लोअर वैल्यू ऑफ द मोड क्लास वो मेरी क्या होगी, एल की वैल्यू एफ, तो ये मेरे पास क्या होगी मेरी एल की वैल्यू, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मोड क्लास। तो मोड क्लास की मेरे पास जो लोअर क्लास बाउंड्री है तो इसे मैं क्लास बाउंड्री से चले लिख देता हूँ, तो जगह नहीं है तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखें क्लास बाउंड्री तो वही होती है जिसकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू से सेम आ रही हो। अब देखें अब ये भी चीज़ याद रख लेंगे, हम क्लासेस पे नहीं क्लास बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो क्लास बाउंड्री होगी तो आपने ये वैल्यू निकालनी है। तो मैंने तो डाटा का सिर्फ ये और ये 2 चीज़ें लिख दी हैं ना, क्लास बाउंड्री निकालने के लिए आपको 1-2 चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो मैंने नहीं लिखी,
मैंने बस आपको डायरेक्ट समझाने के लिए लिखा कि क्या चीज़ आपको चाहिए होती है और कैसे आपने फाइंड करना है। अब देखें, अगर डाटा में यानी कि ये दो चीज़ें आपको दी हों तो आप अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या चीज़ चाहिए, नेक्स्ट हमें एफ एम चाहिए। तो जो मोड क्लास हमारे पास आई थी अभी, मोड क्लास, इसके सामने जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास, क्या आप देखिए मैं प्लस लिख के ऐसे सेपरेट लिख रहा हूँ, तो ये जो मेरी वैल्यू है ये मेरी क्या आ रही है, मोड क्लास की वैल्यू। अब मुझे एफ वन चाहिए, तो ये उसके पहले इसे कहेंगे, मैंने क्या कहना है, प्रीसीडिंग वैल्यू। तो जो प्रीसीडिंग वैल्यू है वो मेरी क्या है, एफ वन की वैल्यू। अब ऐसे नीचे देखें मेरे पास सेम रिजल्ट आ जाएगा ये वाला। फिर मैं अगर प्लस लिखूंगा, और अब मुझे कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है, एफ टू की। तो एफ टू की जो फॉलोइंग वैल्यू, फॉलोइंग यानी कि उसके बाद जो वैल्यू आ रही है 211, ये मेरी एफ टू की। अब देखिए मैं इसे सेपरेट लिख रहा हूँ एच को। एच मेरे पास 10 है, एच यानी कि ये जो मेरे पास मोड क्लास का इंटरवल क्या है मेरे पास, तो वो मैं लिख दूंगा एच। अब देखें, जो सबसे पहले किसी बंदे ने भी यहाँ पर गलती करनी है वो क्या करनी है, उसने इतना आंसर निकाल के, इतना ये वाला आंसर निकाल के उसने इसके साथ प्लस कर देना है। तो जो बंदा तो ऐसे करेगा तो उसका आंसर तो आएगा गलत, क्योंकि आप, मैथ का ही रूल है ना, आपने जब डिवीजन कर लिए सारा आंसर निकालिए, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है बाद में, यानी कि इस आंसर को इसके बाद में आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कुछ यूँ आएगा, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। तो ये देखें मैंने अब आंसर लिख दिया है। पहले मैंने इसको इतने को हल किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0.55। तो पॉइंट्स के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ सकती है, अगर कोई और बंदा करे तो उसका शायद थोड़ा सा 6 आ जाए यहाँ पर। अब देखें 10 मैंने, फिर अब इसको क्या करना है, पहले मैंने इसे 10 के साथ करना है मल्टीप्लाई, पहले मैं ये चीज़ करूँगा। अगर कोई बंदा यहाँ पर आंसर निकालने के बाद इसे इसके साथ पहले कर देगा क्या, प्लस कर देगा और फिर मल्टीप्लाई करेगा, तो उसका आंसर कोई 600 के आई थिंक पास चले जाएगा, तो वो नहीं चलेगा, गलत होगा। अब देखें, आपने यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 5.5 आंसर आ गया। अब आपने 5.5 को, ठीक है, इसके साथ क्या करना है, प्लस कर देना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 60। तो अब मैंने 60.00 लिखा है, तो अगर किसी को सही तरह नजर ना आ रहा होगा तो वो 600 ही समझेगा, तो मैंने 60 का अकेला लिख दिया। तो ये थी इन तीनों में डिफरेंस, फॉर अनग्रुप डाटा, फॉर अनग्रुप और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसके अलावा भी एक फार्मूला है, वो होता है मोड के अलावा, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ टू ओवर एफ वन प्लस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। तो ये फार्मूला तो अब यूज़ ही बहुत कम होता है और होता भी बहुत कम है, हम इसी को यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा यूज़ होने वाला है। बाकी एक ये फार्मूला भी है, मैंने आपको बता दिया है बुक के लिहाज से। अब इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा इसे शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से बताता हूँ। तो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से देखें तो आपको पता होगा कि हमारी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आप इसे सेंटर पे कट लगाएं तो 50% इधर और 50% इधर, ये हमारी है पॉजिटिव स्क्यूड और ये हमारी है नेगेटिव स्क्यूड। तो थोड़ी सी शेप में अगर गड़बड़ हो तो वो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। अब देखें, बताने का मकसद क्या था यहाँ पर, कि जो हमारे पास इस तरह की होती है जिसकी पीक एक ही आपको देखें तो पीक नज़र आ रही है, पीक वैल्यू, पीक होती है यानी कि सबसे उसकी ऊपर वाली वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, तो यहाँ पर एक ही है, तो इसका मोड क्या एक है। यहाँ पर भी देखें तो शेप एक ही पीक आ रही है, एक ही पीक आ रही है, तो यहाँ पर सिंगल मोड है। अगर कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास शेप होती ना ऐसे, अब देखें, अब इसके 3 पीक वैल्यू, तो इसके क्या है, मोड 3 है। डिस्ट्रीब शेप के लिहाज से हम इसे ऐसे देख सकते हैं, अगर आप ऐसे लिखेंगे इसके 2 मोड है, तो देखें इस तरह के जो हमारे पास शेप होती है हमारे पास क्या है, यूनी मॉडल। तो ये यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। तो अगर हमारे पास 2 शेप्स होती तो हमारे पास होता था बाई मॉडल, और अगर हमारे पास मोर देन 2 हो तो मल्टी मॉडल। ठीक है, अगर आपको इसकी थोड़ी समझ आ गई हो, शेप के लिहाज से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि शेप के लिहाज से हम कैसे कर सकते हैं। बाकी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको, ये लास्ट में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ी समझ आ जाए इसमें, पहले बताता तो शायद आपको पसंद ही ना आती। अब देखें,
एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू के लिहाज से भी आप, अगर आपके पास ये शेप पड़ी हुई ना, तो आप बता सकते हैं इसका मोड क्या है। कैसे कि हम नीचे क्या करते हैं, हम एक्स की वैल्यू लेते हैं और यहाँ पर जब ये आपके पास जो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादातर कैसे बनती है, आप देखें तो हिस्टोग्राम हम बनाते हैं तो वैसे बनती है। तो जब हिस्टोग्राम लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, वैल्यूज मैं आपको लिख के देता हूँ। अच्छा, तो ये बिल्कुल ही मैंने एक रफ सी बना दी है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। तो जब हम हिस्टोग्राम बनाते थे तो हमने क्या करना था, हिस्टोग्राम में देखें हमारे पास नीचे होती थी, ये क्लास बाउंड्रीज होती थी, और हमारे पास इस साइड पर फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक्स एक्सिस जो हमारा है यहाँ पर एक्स एक्सिस, ठीक है, इस पर हमारे पास क्लास बाउंड्री पड़ी होती है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या पड़ी होती है, फ्रीक्वेंसीज। तो जब ये हमारे पास एक पीक वैल्यू है, यहाँ पर देखें हमारे पास इसे हम जब हम ऐसे ज़ाहिर करेंगे तो ये हम इसे किसके ज़रिए ज़ाहिर कर रहे हैं, एक स्मूथ कर्व के ज़रिए, ठीक है। तो जब हम एक स्मूथ कर्व के ज़रिए इसे ज़ाहिर कर सकते हैं तो हमें क्या होगा, हम उसकी पीक वैल्यू, अब देखें यहाँ पर एफ़ की वैल्यू, पीक वैल्यू आपके पास वाई की वैल्यू पड़ी हुई है ना, है तो वाई एक्सिस के ऊपर ही एफ़ की वैल्यू पड़ी हुई। तो अगर मैं कहूँ कि इसकी पीक वैल्यू कोई तकरीबन 14 बनती है, ठीक है। तो जब हम कार्टिजिनल मेरा ख्याल से कहते हैं ग्राफ के लिहाज से सिस्टम, तो इसमें देखें ज़रा, हम ऐसे लिखते हैं ना कि जो लेफ्ट साइड पर हम वैल्यू लिखते हैं वो हमारे पास एक्स की होती है, जो राइट साइड पर होती है वो वाई की होती है। तो मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, 14। मैं वैसे कह देता हूँ कि हाईएस्ट पीक पॉइंट इसका क्या है, 14। तो उसके नीचे जो वैल्यू पड़ी हुई ना, ठीक है, एक्स की वैल्यू, तो उसे क्या कहेंगे, मैं एब्सिसा कहूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मेरी वैल्यू 7.45 पड़ी हुई है, चले, तो हाईएस्ट ऑर्डिनेट के नीचे जो एब्सिसा की वैल्यू हमारे पास होती है ना, वो हमारा क्या होता है, मोड होता है। अच्छा, ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी में बोल गया हूँ। अब देखें, आप इसे ना आसान देसी अंदाज में समझते हैं। देखें, अब जब हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बन गई, अब शेप को जब मैंने देखना, अब इसका हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर है कहीं पर, तो मैंने हाईएस्ट पॉइंट के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो उसके सामने, उसके नीचे, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट कैसे आएगा, अगर एक पॉइंट मैं ये वाला लूँ और एक पॉइंट ये लूँ, उसके सामने नुक्ता लगाऊँ तो पॉइंट लगाऊँ, डॉट लगाऊँ, तभी आएगा ना। तो वो जो वैल्यूज़ होती हैं ना, ठीक है, जो एक्स की, उसमें एक्स और वाई, तो जो ये एक्स की वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, मोड। अब सेम यहाँ पर देखें, हाईएस्ट वैल्यू पे यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही बनी होगी वैल्यू, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू, वाई हॉरिजेंटल, यानी कि एक्स हॉरिजेंटल है और वाई वर्टिकल है। तो जब मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखनी है तो मेरा मोड होगा हाईएस्ट वैल्यू पर। ये आपको थोड़ी सी समझ शायद आ गई होगी अब इसकी। तो ये बात बहुत कम लोग बताते हैं जो ये वाली मैंने बताई। मैंने क्या, आपको नॉलेज ही आपने नॉलेज गेन करना है तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। तो एक और कंडीशन है जिसके लिहाज से आप पहले तो आप एक और यहाँ पर शेप देख लें, एक ऐसी शेप भी हो सकती है। अब अगर आप इस मेरे से काफ़ी सही तरीके से नहीं बन सकी, लेकिन मैं अगर ऐसे कहूँ कि बिल्कुल फ्लैट है ये, तो एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, उसकी कोई पीक वैल्यू आपको नज़र नहीं आ रही, यानी कि उसका मोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मोड एग्जिस्ट तभी करेगा ना अगर एक उसकी पीक वैल्यू होगी। तो इस तरह की जो हमारी शेप होती है इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैट टॉप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्लैट टॉप डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब हमने पहले क्लासेस की थी, क्लासेस, तो इसमें अब देखें कुछ इस तरह की भी कंडीशन आ सकती है। वो कहता है कि अगर मैं ज़्यादा वैल्यूज़ ना ही लिखूँ तो 15 और उसके बाद में 19 और 20 और 24। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर फ्रिक्वेंसी लिख दूँ कि हर एक सिंगल टाइम आई है, सिंगल टाइम से ज़्यादा नहीं आई। तो इस तरह का अगर आपके पास डाटा पड़ा हो किसी भी लिहाज से, अगर आपके पास फॉरेन ग्रुप था, तो ऐसे अगर मैं कह दूँ, अगर हमने जो पहले एक किया था अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें अगर मेरे पास क्लासेस पड़ी हों, या अगर मैं टू टू के लिहाज से लिख दूँ, यहाँ पर हर वैल्यू टू दफ़ा आई है, 2 दफ़ा आई है, तो अब देखें, अब इसमें कहीं पर भी आपको देखें तो मोड, यहाँ पर भी मोड नहीं एग्जिस्ट कर रहा, यहाँ पर भी नहीं कर रहा, यहाँ पर भी नहीं कर रहा। तो अगर तो यहाँ पर आपको साफ क्लियर पता चल रहा है कि मोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इस तरह के डाटा के लिए आपको मोड निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही पता चल गया एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी, हमने ईच एंड एवरीथिंग कवर करने की कोशिश की है।
तो होपफुली मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, हमारा टॉपिक भी इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।